गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं हेल्थ प्रमोशन की थर्ड यूनिट, जो कि है न्यूट्रिशन असेसमेंट, जिसको हिंदी में पोषणीय आकलन बोलते हैं। ठीक है, पोषण का आकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए, लोगों को पोषणीय आहार संक्रामक और परजीवी बीमारियों के द्वारा अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है। कुपोषण तथा अल्प पोषण से बालकों का विकास, स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। विकासशील देशों में गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान छुड़ाए हुए बालकों और पूर्वशाल्य बालकों तथा कम आयु समूह वाले व्यक्तियों में कुपोषण का प्रभाव अधिक होता है। तो देखिए, न्यूट्रिशन आकलन कैसे किया जाता है कि जो आपका पोषण होता है वो कितने संक्रमण और परजीवी बीमारियों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। मतलब अगर आपको कोई संक्रमण है, कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है, कोई बीमारी लगी हुई है, तो आप कितना भी पोषण खा लें वो अपना 100% आपकी बॉडी को नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चों के विकास में और उसकी शारीरिक क्षमता के प्रतिकूल करने वाली इम्यूनिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी उसकी सही से काम नहीं करती है। तो विकासशील देशों में जो है वो गर्भवती स्थितियाँ जो हैं, क्या होता है कि अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, अपने बाहर काम करने की वजह से बच्चों को जल्दी से दूध छुड़वा देती हैं, उनको स्तनपान सही से नहीं कराती हैं, जिनकी वजह से उसका जो ग्रोथ है वो कहीं हद तक रुक जाती है। ठीक है, तो यही आगे जाके बालकों के कुपोषण का कारण बनती है। इसके बाद देखिए, पोषणीय मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, पोषणीय मतलब पोषण के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सभी आयु वाले व्यक्तियों के वजन, ऊंचाई तथा बालकों के विकास की गति का निर्धारण करना। कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके वजन के अनुसार उसकी ऊंचाई और उसके हाइट का अवलोकन करना पोषण का मूल्यांकन करने का एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य है। दूसरा है आपका आहारीय कमियों के कारण होने वाली बीमारियों को नैदानिक चिन्ह, मतलब क्लिनिकल और लक्षण के फैलने का निर्धारण करना। मतलब जो उसको अंदर आहार की वजह से जो कमी आ रही है, उसके अंदर जो बीमारियां हो रही हैं, उसका क्लिनिकल परीक्षण करना, मतलब उसका आपको डॉक्टरी वाला जांच कराना है कि वो क्यों है। समुदाय में प्रचलित कुपोषण एवं पोषण को समाप्त करने का तरीका सीखना, मतलब आप ये कुपोषण को जो हो रहा है उसको कैसे उसका समाप्त कर सकते हैं, कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, इसका तरीका सीखना आपका मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या होगा। तो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो देखिए, पोषणीय आकलन के तरीके ये 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड को हिंदी में शारीरिक रचनात्मक आकलन कहते हैं। शरीर रचनात्मक मापन के अंतर्गत आयु, ऊंचाई, वजन, सिर का घेरा, वक्ष स्थल की चौड़ाई, भुजाओं का घेरा एवं त्वचा के मोड़ों आदि को मापा जाता है। मतलब इसमें क्या करेंगे हम कि बच्चे का हेड का साइज़ देखेंगे, उसकी एज के अनुसार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके सीने का आकार देखेंगे, उसकी भुजा का, उसकी बाजू का आकार देखेंगे। इन सबको नाप के हम ये पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो कुपोषण में तो नहीं जा रहा है, या उसे पूरा पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरा जो है आपका वो देखिए आयु। तो आयु जन्म पत्र या स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार बालक की सही उम्र का पता लगाना है। तभी तो आपको पता चलेगा कि किस उम्र में कितना जो है वो वेट होना चाहिए, किस उम्र में कितनी हाइट होनी चाहिए, तो उसकी आयु पता होनी चाहिए। उसके बाद वजन, तो विकास और पोषणीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए वजन एक साधारण मापन होता है। ठीक है, गोमेज के अनुसार शरीर के कम वजन के नाप से कुपोषण के संकेत मिलते हैं। मतलब गोमेज एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार अगर वजन जो है वो शरीर का कम हो रहा है उनकी आयु के अनुसार, तो मतलब वो बच्चा कुपोषण में जा रहा है। श्रेणी 1 में शरीर का वजन सामान्य का 90% से 95% होना चाहिए। श्रेणी 2 में शरीर का वजन सामान्य का 60 से 70% होना चाहिए। और श्रेणी 3 में शरीर का वजन सामान्य का 60% से कम होना चाहिए। लंबाई व ऊंचाई के अनुसार देखिए, तो बालकों के विकास की गति पोषण की अवस्था द्वारा प्रभावित होती है। बच्चों की लंबाई स्केल लगी हुई टेबल पर सीधे लिटाकर नापी जाती है तथा 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की लंबाई बालक को खड़ा करके सही से ली जा सकती है। इसका मतलब है कि 2 साल से कम वाले बच्चे जो हैं उनको लिटाने वाली स्केल पे लिटाना है आपको, और तब उसकी लंबाई नापनी है, जिससे कि बिल्कुल सही एक्यूरेट उसकी लंबाई आ जाए। और 3 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनकी लंबाई आप खड़े करके आराम से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, JBA रासायनिक परीक्षण, बायोकेमिकल असेसमेंट कैसे होता है। तो जीव रासायनिक विधियाँ वह विधियाँ होती हैं जिसे हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके व्यक्ति में पोषणीय आकलन करते हैं। मतलब कोई केमिकल यूज करके, है ना, कोई आप वहाँ पे टेस्ट करा के इसका अवलोकन कर सकते हैं।
जीव रासायनिक परीक्षणों से किसी भी ऊतक का पोषण स्तर और पोषकों की चयापचय में होने वाली असामान्यता का पता लगा सकते हैं। इस हेतु ब्लड की जांच में हीमोग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन सीरम, ग्लोब्यूलिन सीरम और सीरम विटामिन ए का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हीमोग्लोबिन में होने वाले विटामिन हैं जो पाए जाते हैं आपके हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड में, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आपके शरीर का विकास होता है। तो आप अपने ब्लड का टेस्ट करा के इन सारे जो न्यूट्रिशंस के जो आपके वैल्यूज़ हैं उनका पता आराम से कर सकते हैं। मूत्र के सैंपल से भी थायमिन, राइबोफ्लोविन, B2 जिसे कहते हैं, और आयोडीन की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे का मूत्र एकत्रित करना कठिन होता है। ठीक है, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। जो 24 घंटे का मूत्र अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमें कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, बच्चे को कैथेटर लगाना पड़ेगा या बड़े को कैथेटर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम 24 घंटे का मूत्र की जांच ना करके ब्लड सैंपल से ही ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि वयस्क या बच्चा जो है वो कुपोषण में जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद देखिए, मूत्र का नमूना 6 घंटे का ही एकत्र किया जाता है। ठीक है, 6 घंटे का एकत्र करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट, नैदानिक मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो पोषणीय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्लिनिकल असेसमेंट होता है, क्योंकि इसमें लोगों में होने वाली आहारीय कमियों के लक्षण तथा चिन्हों में प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा, बाल, मांसपेशियाँ, उदर, अस्थियों की जांच कर व्यक्तियों के पोषण स्तर का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत नैदानिक चिन्हों और लक्षणों के मूल्यांकन के लिए स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। इस कार्ड का उपयोग पोषणीय सर्वेक्षणों में किया जाता है और पूरक भोज्य पदार्थों द्वारा पोषणीय अवस्थाओं में होने वाले सुधार का मूल्यांकन में यह काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होता है। मतलब क्लिनिकल असेसमेंट जो है, जो आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाके कराते हैं या किसी डॉक्टर से कराते हैं, तो उसमें आप इन सारी चीज़ों का आराम से परीक्षण करा के पता कर सकते हैं कि बच्चा कुपोषण में जा रहा है या एडल्ट कुपोषण में जा रहा है या नहीं। किस चीज़ का परीक्षण करेंगे हम? तो आँख का कर सकते हैं, नाक का कर सकते हैं, कान का कर सकते हैं, त्वचा का कर सकते हैं, है ना, बालों का कर सकते हैं। उसके बाद मांसपेशियों का कर सकते हैं, है ना, अस्थियों का कर सकते हैं, मतलब आप अपनी हड्डियों का कर सकते हो। तो ये इन सारी चीज़ों का परीक्षण कराकर हॉस्पिटल में भी आप ये पता कर सकते हो कि आप कुपोषण में तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, रेडियोलॉजिकल एंड फिजिकल असेसमेंट, मतलब आप रेडियोलॉजिकल और फिजिकल असेसमेंट में कैसे पता कर सकते हैं कि कुपोषण में है या नहीं। फिजिकल मतलब उसको शरीर से चेक करना। ठीक है, उसको शरीर से चेक करना। रेडियोलॉजिकल मतलब एक्सरे के द्वारा चेक करना। तो व्यक्तियों के नियमित पोषण सर्वेक्षण के लिए रेडियोलॉजिकल एवं शारीरिक नाप की विधियाँ उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। इनका उपयोग केवल विशिष्ट अवस्थाओं में किया जाता है, जब अस्थियाँ या शारीरिक पेशियों की क्षमता परिवर्तनों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। 6 रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, इन्फेंट टाइप स्कर्बी, पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन आदि में अस्थियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए रेडियोलॉजिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम मोस्टली जो है वो फिजिकल असेसमेंट करते हैं कुपोषण की जांच करने के लिए। रेडियोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है। कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? जैसे कि आपको आपकी पेशियों की क्षमता में परिवर्तन हो रहा है, आपको कहीं पेन हो रहा है, आपको कहीं गांठ जैसी हो रही है या स्कर्वी हो रहा है, आपको कहीं एलर्जी वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे ही परीक्षणों में हम इसका परीक्षण करते हैं। थैंक। इसके बाद देखिए, हम डाइटरी असेसमेंट कैसे करेंगे। फूड इनटेक असेसमेंट, आहार मतलब आहार अंतःग्रहण मापन कैसे करेंगे। डाइटरी असेसमेंट मतलब आप जो खाने के द्वारा असेसमेंट कैसे करेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इस विधि के द्वारा हम पोषकों की मात्रा, गुणवत्ता, भोजनों की संख्या तथा उपभोग किए गए आहारों का माप करके व्यक्ति के पोषणीय स्तर का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए भोजन रिकॉर्ड, 24 आवर्स की समर्पण विधि, रिकॉल मेथड का उपयोग करके व्यक्ति द्वारा लिए गए आहार तथा उसके पोषक मूल्य की गणना करते हैं तथा प्राप्त आंकड़ों से पोषणीय अवस्था का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम कि हम उसकी गतिविधि के बारे में पता करते हैं कि वो 24 घंटे में क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, हेल्दी खाता है या ज़्यादा जंक फूड तो नहीं खाता है ना, वो जो खा रहा है उसमें वो गुणवत्तापूर्ण आहार है या नहीं है, मात्रा सही ले रहा है या नहीं है, अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा तो नहीं खा रहा है, ठीक है, प्रॉपर खा रहा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि उसके 24 घंटे का रिकॉर्ड क्या है भोजन का, उसे वो 24 घंटे में कैसे खाता है, कैसे पीता है, कितना खाता है, कितना पीता है, उसका बॉडी का वेट कितना है, वज़न कितना बढ़ रहा है उसका, उसकी एज के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम डाइटरी असेसमेंट में मालूम करते हैं और उसका 24 घंटे का डाटा इकट्ठा करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं है। इसके बाद देखिए, स्थानीय भोज्य पदार्थों के स्रोत का पता लगाना तथा आहार का मान बढ़ाने में उनका महत्व
तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जमीन की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, वातावरण, कृषि तकनीक, यातायात के साधनों और परंपरा के आधार पर उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि अतः आहार में भिन्नता और संतुलित भोजन के लिए स्थानीय आहार को महत्व देना चाहिए। इनके प्रयोग से कम पैसे में अधिक पोषण युक्त आहार प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय खाद्य पदार्थों स्रोतों का पता लगाने के लिए एएनएम को अपने क्षेत्र का आहार का सर्वेक्षण भी करना चाहिए और निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए स्थानीय भोजन पदार्थों के स्रोत का पता कैसे लगाएंगे। तो आपके एरिया में जो है वो खेती किस तरीके से की जाती है, पानी शुद्ध है या नहीं है, पानी की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, ठीक है, वातावरण कैसा है, ज़्यादा नमी वाला तो नहीं है, ज़्यादा कीटाणु वाला तो नहीं है, भोजन जो ले रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत कम अमाउंट में तो नहीं ले रहा है, एक ही टाइप का भोजन तो नहीं ले रहा है, सारे न्यूट्रिशंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये सारी चीज़ें महत्व करती हैं देखने के लिए कि भोजन का स्रोत कैसा है या उसका मान कैसे बढ़ाया जाए। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं इसमें देखिए वो है आपके स्थानीय निवासियों के भोजन का पता लगाना। ठीक है, स्थानीय निवासियों का भोजन क्या है, मतलब कि इसका है कि जैसे कुछ लोग मांस ही खाते हैं ज़्यादा, कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ लोग दालें ज़्यादा खाते हैं, तो उनको बाकी का दूसरा न्यूट्रिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनको बीमारियां लग जाती हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होने के चांसेस रहते हैं। तो उत्पत्ति होने वाले फसलों की जानकारी होना, ठीक है, कौन कौन सी फसलें उत्पत्ति होती हैं, स्थानीय पदार्थों का पोषण मान तथा उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों का पता लगाना, अपने क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि, बगीचे और फलों के बागों का पता लगाना, क्षेत्र में पशुपालन की स्थिति का पता लगाना कि पशु क्या खाते हैं, कैसा दूध देते हैं, दूध जो है वो पौष्टिक भी है या नहीं है, इन सब का आपको परीक्षण करना है। इसके बाद ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीक का पता लगाना। ठीक है, ये सब आपको देखना है। आहार का मान बढ़ाना, अनाज और मोटे अनाज का मिश्रण करके जैसे कि गेहूँ चावल के साथ मोटे अनाज बाजरा ज्वार को मिलाकर भोजन बनाने से पोषक तथा कैलोरिक मान बढ़ता है। इसके बाद अनाज में दालों का मिश्रण करके या मिश्रित दालों पकानों से आहार में प्रोटीन की गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद दलिया बनाते समय पानी के स्थान पर दूध का प्रयोग करना, इससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। दलिये में प्रोटीन तथा कैलोरी का मान बढ़ जाता है। बच्चों के लिए दलिया बनाते समय दूध का ही उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे पानी में बना देते हैं, है ना, भून के या नमकीन वाला बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर दूध के साथ दलिया बनाएंगे तो उसकी गुणवत्ता दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बालों को 24 घंटे, जो दाल होती हैं आपको दालों को 24 घंटे पानी में भिगोकर तथा गीले कपड़े में फैलाकर रखने पर वह अंकुरित हो जाती हैं, जिससे दालों में विटामिन बी तथा सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो दालों को क्या करना है, आपको 24 घंटे पहले पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद उसको पकाइए तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अंडे को छिलकों को पीसकर आहार में मिलाने से कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। अंडे के छिलके मोस्टली जो होता है हम उसको उतार के फेंक देते हैं, तो उतार के फेंकना नहीं है, उसको आप किसी भी चीज़ में मिला के या गूंद के आटे में गूंद के रोटी के साथ में दे सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। लोहे के बर्तनों में खाना पकाकर भी आहार को और आयरन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोहे के बर्तनों में खाना पकाइए आप, तो उससे क्या होगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें आयरन का मिक्सर होगा और आपकी जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, जो बच्चे में खून की कमी आ रही है वो दूर होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए पोषक तत्वों का मान घटना या कम होना कैसे होता है। तो लंबे समय तक पकाने से भोजन पदार्थों को विटामिन नष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उनको नहीं पकाना चाहिए। भोजन को अत्यधिक पकाने से थायमीन की मात्रा भी कम हो जाती है। प्रेशर कुकर के उपयोग से फोलिक एसिड व विटामिन की हानि हो जाती है। ठीक है, प्रेशर कुकर में ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। आटे को चोकर रहित तथा फलों को छिलके के साथ खाने से पोषक का मान कम हो जाता है। भोजन बनाने में प्रयुक्त एक्स्ट्रा पानी को फेंकने से खनिज तत्वों व विटामिन की हानि हो जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप भोजन बनाते समय जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है सब्जियों से, भोजन से, वो आपको फेंकना नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। इसके बाद लंबे समय तक आपको खाना नहीं पकाना है, कुकर में खाना कम पकाना है, लोहे के बर्तनों में खाना ज़्यादा पकाना है, जिससे कि आपको प्रॉपर आयरन का इंटेक होता रहे। इसके बाद देखिए भोजन संबंधी आदतें एवं प्रथाएँ क्या क्या हैं। तो पुरुषों एवं बच्चों का महिलाओं से पूर्व भोजन करना, ये सबसे गंदी आदत होती है कि पुरुषों को पहले भोजन कराया जाएगा, बच्चों को और औरतों को बाद में कराया जाएगा, जबकि ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो बच्चों को और आपकी जो महिलाएं होती हैं उनको होती है। इन सारी चीज़ों की, न्यूट्रिशन की, भोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं लोगों को होती है, लेकिन इन लोगों को भोजन बाद में कराया जाता है और घर के पुरुषों को भोजन पहले कराया जाता है। ये हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन है। ठीक है, ये चेंज होना चाहिए। इसके बाद देखिए गर्भावस्था में पपीतों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इसमें गर्भपात का खतरा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, गर्भपात का खतरा पपीते से कभी भी नहीं होता है। इसलिए ये मिथ है कि गर्भपात में
गर्भावस्था में पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रसव के बाद महिलाओं को वसायुक्त भोजन नहीं देना, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है कि आप जो है प्रसव के बाद महिलाओं को वसायुक्त फैट वाला भोजन नहीं देते हैं कि उनको वेट कम नहीं होगा, टाँके नहीं भरेंगे और वीकनेस आएगी, ये सब होगा। ये मिथ है, ये गलत है। जो प्रसव होता है, जो डिलीवरी होती है, उसके बाद महिलाओं को वसायुक्त ही भोजन देना चाहिए। एक ही आहार पर लंबे समय तक निर्भर रहना, ये भी गलत है। हमें आहार बदल बदल के खाने चाहिए। गुजरात में हरी सब्जियों तथा फलों को बच्चों के आकार में वृद्धि तथा प्रसव में कठिनाई का कारण मानते हैं, ठीक है। जो गुजरात हमारा स्टेट है, उसमें हरी सब्जियों और फलों को बच्चे के आकार में वृद्धि तथा प्रसव में कठिनाई का कारण मानते हैं, इसलिए उनको नहीं देते हैं कि उनके डिलीवरी में दिक्कत आएगी, बच्चे की वृद्धि नहीं होगी, ये वहाँ पे मिथ है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं देते हैं। तो ऐसा कोई भी मिथ आपको वहाँ पे नहीं होने देना है, आपको वहाँ पे काउंसलिंग करनी है। इसके बाद ईसाई धर्म के अनुसार कुछ अनुयायियों द्वारा शराब का परोसना शुभ माना जाता है, जो कि बच्चे और महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बच्चों को 1 वर्ष बाद भी माँ के दूध पर रखना तथा पूरक आहार को सही नहीं मानना, ठीक है। कुछ होते हैं माएँ कि 6 महीने के बाद भी अपने बच्चे को जो है वो माँ के दूध पे ही रखती हैं और उसे बाहर से कुछ नहीं देती हैं, जबकि माँ के दूध में उतना जो है एनर्जी नहीं होती है कि वो 6 महीने से ऊपर के बच्चे को रिकवर कर ले, इसलिए आपको बाहर से भी कुछ ना कुछ देना है। मुस्लिम में एक ही थाली में सम्मिलित भोजन करने की परंपरा होती है, तो एक ही थाली में नहीं खाना है, क्योंकि किसी के पास कोई बैक्टीरिया होता है, किसी के पास कोई इन्फेक्शन होता है, तो एक दूसरे से इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है। इसके बाद देखिए भोजन की सनक, ये भ्रांतियाँ। स्वास्थ्य तथा निखार में दही उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद शहद के द्वारा शरीर का वजन नहीं बढ़ता है। कड़वा करेला खाने में मधुमेह का रोग ठीक होता है। दूध और मछली का सेवन करने से सफ़ेद दाग होते हैं। अंडे, मांस, तेल को गर्म प्रकृति का आहार माना जाता है तथा फेफड़ों, फुंसी और बुखार का कारण माना जाता है, ठीक। इसके बाद फल, दूध, सब्जियों को ठंडी प्रकृति का माना जाता है तथा खांसी, जुकाम व गले की खराबी का कारण माना जाता है। तो ये मिथ हैं, कुछ ये भ्रांतियाँ हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये हमारे समाज में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, जिनकी वजह से हम इन चीज़ों का कई बार उपयोग नहीं करते हैं और हमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। उसके बाद देखिए भोजन संबंधी निषेध क्या है। पोषक शिक्षा देने से पहले परिवार के विश्वास तथा रीति रिवाजों को समझना आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी पोषक तत्व दे रहे हैं, जैसे आपको अंडा देना है, अंडे में बहुत पोषक होता है, बच्चे को अंडे की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके घर में अंडा नहीं खाया जाता है, उसे पाप माना जाता है। तो ऐसे भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ये विटामिन की कमी हो जाती है। हिंदू धर्म में शाकाहारी भोजन को सर्वोत्तम आहार होता है। हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते हैं। मुस्लिम समाज में सूअर का मांस खाना निषेध होता है। कुछ धार्मिक समूहों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सारे चीज़ें मानने की वजह से बहुत सारी कमियां हमारी बॉडी में रह जाती हैं। ये भोजन संबंधी कुछ निषेध हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा इनका। तो व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्तियों में संक्रमण की दर बढ़ जाती है। माँ व बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। व्यक्तियों का पोषणीय रोगों से ग्रस्त होना। भोजन संबंधी आदतों से मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होना, ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। अगर आप ये सारे काम करते हैं, ये सारे मिथ्स को मानते हैं, ये सारे भ्रांतियों को अगर मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।